हेलो नमस्कार दोस्तों। देखो आज मैं आपको बिहार दरोगा का क्लास 12th का चैप्टर है। देखो मैं एक एक चैप्टर्स की मैं बात करता हूँ। चैप्टर्स का नाम है नेशनल इनकम अकाउंटिंग। ये चैप्टर्स पढ़ना है किसके लिए? बिहार दरोगा के लिए। इसको हिंदी में आप लिख सकते हो राष्ट्रीय आय का लेखांकन। ठीक है, ये है। देखो ये चैप्टर है, पता है, NCERT 12th का चैप्टर है। लेकिन ये बिहार दरोगा में 2 से 3 मार्क्स पूछा जाएगा, MCQ पूछा जाएगा। पीटी की मैं बात कर रहा हूँ भाई, पीटी की, मेंस की नहीं बात कर रहा हूँ, पीटी की पूछा जाएगा। अब देखो पढ़ना क्या क्या है इस चैप्टर में, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पढ़ना क्या है जो हमारे डायरेक्ट एग्जाम्स में आएंगे। देखो पढ़ने के लिए तो बहुत कुछ है, लेकिन पढ़ना इसमें क्या क्या है जो एग्जाम्स में आएंगे 100%। पिछले 2023 में भी आए थे, इस बार भी आएंगे। देखो बहुत से लोग बोलते हैं ना कि एनसीईआरटी क्या पढ़ना, एनसीईआरटी की जरूरत नहीं है। अरे भाई, वो वो वही लोग बोलते हैं जो बोलते हैं कि मेरा कोर्स ले लो, ये ले लो, दिस दैट ले लो, और टाइम बर्बाद करवाते हैं। खुद उनको पता नहीं कि एनसीईआरटी से ही सारे क्वेश्चंस बिहार दरोगा में पूछे जाते हैं, पूछे जाएंगे। बहुत से लोग बोलते हैं 50,000 MCQ कर लो मेरा काम हो जाएगा। अरे भाई 50,000 की क्या जरूरत है? मैं 50,000 कर लिया, वो एग्जाम में नहीं आया तो, और मैं 500 क्वेश्चन कर लिया, वो एग्जाम में आ गया तो मेरे को रिलेवेंट कंटेंट के बारे में फोकस करना, फालतू चीज के बारे में नहीं। अब आती है ना कि इसमें हमें टॉपिक्स क्या क्या पढ़ना है जो हमारे एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। सबसे बड़ी बात है ना कि एग्जाम्स में क्या क्या आएंगे, समझ रहे हो ना, क्या क्या जरूरत है। तो देखो सबसे पहले हमें पढ़ना है डिफिनेशन किसका, नेशनल इनकम का। नेशनल इनकम क्या होती है, इसका डिफिनेशन पढ़ना है। राष्ट्रीय आय क्या होता है, इसका डिफिनेशन हम लोग को पढ़ना है। फिर हम लोग को पढ़ना है बेसिक टर्म, या बोल सकते हो बेसिक कंसेप्ट। बेसिक कंसेप्ट बोलो या सीधा बोल सकते हो बेसिक टर्म। क्या टर्म? इकोनॉमिक्स का। देखो हम लोग साइंस बैकग्राउंड से हैं, आर्ट्स बैकग्राउंड से हैं, ठीक है। इकोनॉमिक्स बैकग्राउंड से तो कभी रहे नहीं है। बहुत सारे इकोनॉमिक्स के टर्म जो होती है ना, वो बच्चों को समझ में नहीं आता है, ये क्या है वो क्या है। ऐसा कुछ नहीं है, सब समझ में आएगा जब अच्छे से आप पढ़ लोगे, अच्छे टीचर से पढ़ोगे तो। फिर हम लोग को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पढ़ना है जो टर्मोलॉजी वाले होती है ना, जैसे जीडीपी। जीडीपी क्या होती है, जीएनपी क्या होती है, एनएनपी क्या होती है, एनडीपी क्या होती है, ये सब हमें पढ़ना है। जैसे देखो बिहार दरोगा में आप देखोगे ध्यान से तो इसमें पूछा गया था एनएनपी के बारे में। एनएनपी क्या होता है पता है? नेट नेशनल प्रोडक्ट होता है, और यही राष्ट्रीय आय होता है, पता है, यही नेशनल इनकम है। नेशनल इनकम है, लेकिन कंडीशन है कि ये किस पे, फैक्टर पोस्ट पे हम लोग को मेजर किया जाता है। यही नेशनल इनकम है। पता है बिहार दरोगा का 2023 का जब आप पेपर देखोगे उसमें एक क्वेश्चन पूछा गया था। आप लुसेंट फुसेंट में देखोगे ना तो ये सब नहीं मिलेगा, लेकिन जब बेसिक चीज पढ़ रहोगे तो हमें, देखो अगर आप अच्छे से पढ़ लेते हो एनसीईआरटी को तो मुझे नहीं लगता कि लुसेंट पढ़ने की जरूरत पड़ेगा आपको। क्योंकि देखो लुसेंट जो है ना भाई, वो सब इधर उधर से कंटेंट को एक जगह मिक्स कर दिया गया। जो बच्चा का बेसिक ही नहीं सही, वो कंफ्यूज रहता है लुसेंट को पढ़ता है। फिर चौथा पढ़ना है ना मेथड ऑफ
मेथड ऑफ नेशनल इनकम। मतलब ना देखो, इंग्लिश में मैं इसलिए मेजर कर रहा हूँ, ऐसा नहीं, हिंदी में कुछ कुछ टॉपिक्स होंगे ना जो इंग्लिश में भी आपको पढ़ना पड़ेगा, हैबिचुअल होना पड़ेगा। तो मेथड ऑफ नेशनल इनकम मतलब ना नेशनल राष्ट्रीय आय का मापन कैसे कैसे किया जाता है, मैं लिख देता हूँ। राष्ट्रीय आय का मापन कैसे करेंगे, कौन सा मेथड होता है उसके करेंगे। देखो पांचवा इसमें पढ़ना है आपको HDI के बारे में। HDI होता है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। कौन जारी करता है? यूएनडीपी। देखो 2023 में ये पूछा गया था कि यूएनडीपी किसके द्वारा जारी किया जाता है, तो यूएनडीपी के द्वारा। कितना सिंपल क्वेश्चन था भाई, एनसीईआरटी में ये डाला हुआ है, तो एग्जामिनर को लगा कि ये पूछ देता हूँ। आप बहुत सारे इंडेक्स हम लोग को पढ़ना है, बट वो करेंट अफेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है, लेकिन एचडीआई के बारे में हम लोग इसलिए पढ़ना है कि जब हम लोग नेशनल इनकम पढ़ते हैं ना, तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का जो मेजरमेंट होती है ना, 3 फैक्टर किस कितने मापन होते हैं उसके बारे में पढ़ना है। फिर आपको पढ़ना है सीएसओ के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेना है, एनएसओ क्या होती है पढ़ लेना है, फिर बेस ईयर क्या है ये पढ़ लेना है, बेस ईयर क्या है ये पढ़ लेना है। और लगभग इसी चैप्टर से मैं टॉप मात्र 50 क्वेश्चन कराऊंगा एमसीक्यू का, ज्यादा नहीं। एमसीक्यू का देखो करने का तो 5000 क्वेश्चन कर लोगे इस चैप्टर से, क्या फायदा, कर तो लोगे ना, बट आप अगर इतना पढ़ लेते हो तो आप 50 ही क्वेश्चन को करेंगे, जो 500 के बराबर होगा या 5000 के बराबर होगा, समझ रहे हो ना। तो इस चैप्टर से हमें इतना ही चीज पढ़ना है जो बिहार दरोगा के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। क्या क्या? नेशनल इनकम का डेफिनेशन, इसका डेफिनेशन क्या होती है, कैसे मेजरमेंट किया जाता है, इसका बेसिक टर्म। देखो बेसिक टर्म हम लोग को थोड़ा अच्छे से पढ़ लेना है। बेसिक टर्म क्या होते हैं ना, इकोनॉमिक्स का बहुत सारे टर्म्स होते हैं, जैसे गुड्स क्या होती है, फाइनल गुड्स क्या होती है, इंटरमीडिएट गुड्स क्या होती है, ये सब थोड़ा सा जान लेना है, क्योंकि अगर आप इकोनॉमिक्स में ये सब टर्म नहीं जाने रहोगे तो इकोनॉमिक्स को आप अंडरस्टैंडिंग ही नहीं कर पाओगे, नहीं समझ पाओगे कि इकोनॉमिक्स है क्या। फिर जीडीपी के बारे में अच्छे से पढ़ लेना है, जीएनपी के बारे में पढ़ लेना है, एनएनपी के बारे में पढ़ना है, एनडीपी के बारे में पढ़ना है। फिर मेथड ऑफ नेशनल इनकम, कितने तरीका से हम लोग मेजरमेंट करते हैं इसके बारे में अपना है पढ़ना है। एचडीआई यूएनडीपी मतलब एचडीआई का कितने मापन होते हैं, कौन जारी करता है, ये पढ़ लेना है। सीएसओ, एनएसओ और फिर फिर है एनएसएसओ, ऐसे करके होगा, मैं देख लूंगा आगे पढ़ाऊंगा ना बताऊंगा। फिर बेस ईयर क्या है इंडिया का, टॉप 50 एमसीक्यू कर लोगे तो मैं लिख देता हूँ 500%। देखो मैं कोई तो 100% बोलता है, मैं 5% बोल रहा हूँ कि आपसे इस चैप्टर से एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, और इस चैप्टर से क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, आएंगे आएंगे आएंगे, आते हैं आएंगे। क्लियर? तो आपने तो अभी फाउंडेशन देख लिया इस चैप्टर का कि क्या क्या पढ़ना है हम लोग को। अब आगे चलते हैं कि हम लोग को कैसे पढ़ना है, ठीक है। कुछ बेसिक पॉइंट्स को हम लोग कवर करेंगे, फिर हम लोग चैप्टर्स की तरफ मूव करेंगे, ठीक है। समझ रहे हो भाई? और देखो आप लोग क्या करना है, वीडियो को शेयर करना। बहुत सारे भाई बहन ऐसे होंगे ना जो इधर उधर की बातें पढ़ रहे होंगे, कंटेंट पढ़ रहे होंगे जो इनरिलेवेंट है, कभी उसे एग्जाम्स में नहीं पूछा जाएगा। दरोगा के लिए आपको वही चीज पढ़ना है जो आपके लिए जरूरी है, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे लोगों का सपना है भाई दरोगा बनना, आप लोग का भी सपना होगा। रुको मैं नया पेज ले लेता हूँ भाई। टाइम दो।
देखो अब चलते हैं हम लोग। देखो सबसे पहले हम लोगों ने फाउंडेशन तो तैयार कर लिया था। आप पढ़ते हैं, देखो बहुत सारी चीज आती है ना, इकोनॉमिक्स का जो बेसिक बेसिक टर्म है उसको अच्छे से हम लोग समझ लेते हैं, बेसिक टर्म को हम लोग अच्छे से समझ लेते हैं, ठीक है। क्योंकि जब तक इस चीज को आप नहीं समझोगे ना, मैं थोड़ा थोड़ा सा टाइम लेकर मैं समझा देता हूँ ताकि आपका बेसिक कंसेप्ट क्लियर हो जाए। बेसिक टर्म जैसे आपसे बहुत सारे इकोनॉमिक्स में देखोगे ना, गुड्स। देखो गुड्स क्या होती है? गुड्स कुछ नहीं होता है भाई, गुड्स एक वस्तु होता है। जो हम लोग को इकोनॉमिक्स में वस्तु नहीं लिखते हैं, गुड्स लिखते हैं, या जनरली वस्तु लिखा जाता है। मतलब ना वो भौतिक चीज, भौतिक मतलब यहाँ पे मैं भौतिक वर्ड यूज कर रहा हूँ, भौतिक चीज। भौतिक चीज मतलब जिसको आप छू सकते हो, छू सकते हो, भौतिक वस्तु होती है। भौतिक वस्तु जो उपयोग में लाया जाता है, उपयोग में, उपयोगी होता है, उपयोगी हो, समझ रहे हो, उपयोगी हो उसी को, जैसे कपड़ा, किताब, मोबाइल, ये सब क्या है? गुड्स है। तो समझ में आ गया ना, मतलब वो चीज भौतिक चीज जिसको आप छू सकते हो, महसूस, छू सकते हो, वही हमारा भौतिक चीज होती है। देखो आगे हम लोग टाइप्स ऑफ गुड्स भी पढ़ेंगे, लेकिन वो ज्यादा लंबा चला जाएगा। ये चैप्टर से थोड़ा सा आगे का चैप्टर है, वो हम लोग पढ़ लेंगे आगे। टाइप्स ऑफ गुड्स भी आपको इकोनॉमिक्स में पढ़ना, पूछा भी जाता है। जैसे गिफन गुड्स के बारे में पूछा गया था 2023 के 24 का एक एग्जाम हुआ था, शायद मद्य निषेध के था, पता नहीं, पूछा गया था, उससे पूछा गया था, ठीक है। तो गुड्स लोगों ने समझ लिया क्या होती है। जो चीज फिजिकली रूप से हम लोग इसको यूज करते हैं, उपयोग करते हैं, वो हमारा गुड्स होता है। जैसे कपड़ा, किताब, मोबाइल, ये सब गुड्स है। अब देखो हम लोग समझते हैं फाइनल गुड्स क्या है। देखो तो गुड्स समझ में आ गया, अब है फाइनल गुड्स। फाइनल गुड्स, फाइनल गुड्स का मतलब समझते हो ना, अंतिम वस्तु। अंतिम वस्तु, देखो फाइनल गुड्स क्या होती है? जो उपभोग या निवेश के लिए तैयार हो, मतलब कह सकते हो ना, कंज्यूम करने के लिए वो तैयार हो। उपभोग, देखो यहाँ पे मैं उपभोग लिखा हूं, उपभोग या निवेश के लिए तैयार हो, निवेश के लिए तैयार हो, उसी को हम लोग फाइनल गुड्स बोलेंगे। जैसे एग्जांपल्स में आप समझो, जैसे कार। कार क्या है? कार में आप देखो, कभी कोई भी कार खरीदने जाते हो तो एकदम फाइनल रहता है, 100% फिट रहता है। मतलब जैसे BMW ले रहे हो या कोई मारुति सुजुकी ले रहे हो, तो देखते हो ना, शोरूम में वो पड़ा रहता है खरीदने के लिए, कोई भी आया कस्टमर खरीद लो। तो क्या है? फाइनल गुड्स है। मतलब पूरी तरीका से वो, ऐसा नहीं कि उसमें टायर नहीं लगा है, उसमें क्या बोलते हो, गियर नहीं है, ऐसा नहीं। जो भी एकदम कंप्लीट है वो होती है। टीवी, टीवी, टीवी क्यों खरीदेंगे? नहीं चल रहा है वो खरीदेंगे? अरे नहीं, वो फाइनल गुड्स नहीं कहलाएगा। टीवी वो खरीदेंगे जो पूरी तरीका से चल रहा हो। मोबाइल आप खरीदते हो, मोबाइल, तो मोबाइल वो खरीदते हो जो डिजाइन ही नहीं पूरा तरीका से हुआ, वो खरीदते हो नहीं। वो चीज खरीदते हो जो पूरी तरीका से रनिंग में है, चल रहा है, वो भी खरीदते हो, ठीक है। तो फाइनल गुड्स समझ में आ गया। अब आती है इंटरमीडिएट गुड्स क्या होती है। ये भी देखो वर्ड आएगा जब हम लोग इस चैप्टर को पढ़ेंगे, तो इसलिए अभी हम पहले कंप्लीट करा दे रहे हैं आप लोग को, ताकि कंफ्यूजन ना हो आपको इस चैप्टर में। इंटरमीडिएट गुड्स, देखो इंटरमीडिएट गुड्स मतलब मध्यवर्ती, मध्यवर्ती वस्तुएं। देखो ये क्या होती है? मध्यवर्ती का मतलब होता है ना, जो उत्पादन तो हुआ है लेकिन उसको आगे यूज नहीं कर पा रहे हैं, अभी नहीं कर पा रहे हैं उसको यूज। जैसे लोहे का टुकड़ा, क्या उसको यूज कर पाओगे अभी? लोहा का टुकड़ा कहाँ यूज होगा? नहीं हो रहा अभी, वो उसको बाद में करेंगे। कार में यूज हो सकता है, कार बनाने में, खिड़की बनाने में, सब जगह कर सकते हो, समझ रहे हो ना।
तो अभी मतलब ना इंटरमीडिएट गुड्स उसको बोला जाता है जो अभी फाइनल तैयार नहीं हुआ। जैसे आटा, आटा आटा फाइनल गुड्स नहीं है। आटा से जो रोटी बना दोगे वो फाइनल गुड्स हो जाएगा, ब्रेड बना दोगे वो फाइनल गुड्स हो जाएगा। समझ रहे हो ना? तो आटा फाइनल गुड्स में नहीं कंसीडर कर सकते हैं, वो एक इंटरमीडिएट गुड्स है, क्योंकि आटा तो हम खा नहीं सकते हैं डायरेक्ट। आटा से जब तक कुछ आप नहीं बनाओगे, रोटी नहीं बनाओगे, तो वो फाइनल गुड्स नहीं कहलाएगा। आटा से जब तक रोटी नहीं बनेगा नहीं कह सकते हैं। आटा से ब्रेड नहीं बनाओगे नहीं कर सकते। आटा से जब तक आप समोसा तैयार नहीं कर देते हो ना, मार्केट में समोसा बिकती है, तो समोसा 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 क्या होती है? फाइनल गुड्स है, क्योंकि आटा से वो बन चुका है। तो ये कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। पहला हम लोगों ने क्या समझा? गुड्स। गुड्स क्या होती है? वो भौतिक वस्तु जिसको हम उपयोग कर सकते हैं, जैसे कपड़ा, किताब, मोबाइल, ये सब भौतिक वस्तु है गुड्स में। फाइनल गुड्स क्या होती है? जो अंतिम हो, फाइनल रूप से तैयार हो। जैसे कार, आप शोरूम में जाओगे कार खरीदने, तो क्या कार में टायर नहीं रहेगा आप खरीद लोगे? नहीं, सब चीज देख के खरीदते हो ना। टीवी फाइनल देखते हो, ब्रांड देखते हो, मोबाइल ब्रांड देखते हो, तो ये सब फाइनल गुड्स है। इंटरमीडिएट गुड्स वो होती है ना भाई, जिसको अभी फाइनल बनने में टाइम लगेगा। जैसे आटा, तो आपने गेहूं से आटा तैयार कर दिया, ठीक है, लेकिन आटा का तो कोई खा नहीं सकता है, तो आटा को हम लोग इंटरमीडिएट गुड्स में रखेंगे, फाइनल गुड्स में नहीं। तो वो आटा से जब तक गेहूं ये रोटी नहीं बन सकता, ब्रेड नहीं बन सकता, समोसा नहीं बन सकता, वो इंटरमीडिएट गुड्स की ही बात करेंगे। ठीक है, यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। देखो हम लोग फाउंडेशन तैयार कर रहे हैं, चैप्टर्स को हम लोग अच्छे से पढ़ लेंगे। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। देखो इसमें एक और चीज पढ़ना है। देखो हम लोग अभी क्या गुड्स के बारे में पढ़ रहे हैं, बहुत सारे टाइप्स ऑफ गुड्स भी पढ़ने हैं, टाइप्स ऑफ गुड्स भी पढ़ना है, लेकिन मैं यहाँ नहीं कंप्लीट कराऊंगा। वो पता है, जब मैं डिमांड एंड सप्लाई एक चैप्टर आती है, वहां में मैं करा दूंगा ये कंप्लीट। अभी जरूरी भी नहीं है, अगर आप इसको स्किप भी करते हो ना तो ये चैप्टर से काम चल जाएगा। ठीक है, बहुत सारे पढ़ने हैं टाइप्स ऑफ गुड, लेकिन हम लोग को अभी एक लंबा चैप्टर हो जाएगा ना, तो इसीलिए समझ रहे हो ना? यहाँ तक क्लियर? ठीक है, क्योंकि इस चैप्टर में जो जो चीज का नीड है ना, मैं वही चीज को फोकस कर रहा हूँ। ठीक है, ओके। नेक्स्ट नेक्स्ट मैं स्लाइड लेता हूँ। देखो एक आती है सर्विस। देखो अभी तक आपने क्या पढ़ा? ये सर्विस। सर्विस क्या होती है? सर्विस के बारे में भी हम लोग को थोड़ा सा समझ लेते हैं। सर्विसेज बहुत सुनोगे, सर्विसेज। सर्विसेज का मतलब होता है सेवाएं। देखो मैं मानता हूँ आप जानते हो, लेकिन एक बार रिवीजन, बहुत सारे ऐसे भी बच्चे होंगे जो वीडियो को देखेंगे तो उनको नहीं पता होगा। तो भाई टीचर का क्या काम होता है? हर चीज को देख के चलना ना। तो सेवाएं, देखो सेवाएं वो चीज होती है ना जिसको हम छू नहीं सकते। छू तो नहीं सकते हो, छू नहीं सकते हो, पकड़ नहीं सकते हो, लेकिन संतोषजनक आप सर्विस दे रहे हो। समझ रहे हो ना? जैसे डॉक्टर का इलाज, डॉक्टर का इलाज, देखो इलाज कर रहा हो तो छू रहा है, अरे छू रहा है तो काम कर रहा है ना, लेकिन सर्विस की मैं बात कर रहा हूँ। तो एक तरह का क्या हो, फीलिंग कर रहा है, सर्विस दे रहा है। शिक्षक, जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ आपको, मैं तो आपको छू नहीं रहा हूँ ना, आप हमको छू रहे हो, लेकिन क्या कर रहे हो आप? एक फीलिंग ले रहे हो, सर्विस, सर्विस हो रही है। शिक्षक का पढ़ाना क्या है? एक सर्विस है। बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल दे सकते हो। वकील का आप सलाह ले रहे हो, वकील का आप सलाह लेते हो, कोई अगर केस मुकदमा में फंस जाते हो तो वकील का सलाह लेते हो, तो क्या वकील को आप छूने लगते हो? नहीं, वकील को आप सलाह ले रहे हो, जो सलाह ले रहे हो ना वो सर्विस में ही काउंट होगा। ठीक है ना? क्लियर? तो देखो हम लोगों ने अभी क्या क्या पढ़ा? गुड्स के बारे में पढ़ लिया, फाइनल गुड्स के बारे में पढ़ लिया, इंटरमीडिएट गुड्स क्या होती है, सर्विसेज क्या होती है, ये सब पढ़ लिया। आपको मैं इतना समझता हूँ कि आप समझ चुके होंगे, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं हुआ होगा, क्योंकि जब मैं चैप्टर्स पे मूव करूंगा ना तो वहाँ ये सब टर्म आएगी,
तो मैं आपको ये सब टर्म को दोबारा मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा, मैं वहां सिर्फ और सिर्फ आपको बताऊंगा। ठीक है, तो चलें आप सर शुरू करें। समझ में आया? आप देखो एक चीज और समझ लो, आगे हम लोग चलेंगे तो पढ़ेंगे। देखो एक होती है ना फैक्टर इनकम, आगे आगे एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया? देखो मैं फिर से एक बार रिवीजन कर लेता हूँ। गुड्स क्या होती है, समझ में आ गया। फाइनल गुड्स क्या होता है, आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर इंटरमीडिएट गुड्स क्या होती है, आपको समझ में आ गया होगा। इंटरमीडिएट समझ में आ गया होगा। फिर सर्विस, सर्विस क्या होती है, समझ में आ गया होगा। ये सब समझ में आ गया ना? देखो मैं हिंदी में भी लिख देता हूँ भाई। देखो मैं खुद हिंदी मीडियम का बात विद्यार्थी हूँ, लेकिन मैं पढ़ते पढ़ते पूरा इंग्लिश का पूरा अवेयर हो गया हूँ। लेकिन मैं इंग्लिश ऐसा नहीं, मेरा मेरा जहन में इंग्लिश आती है नहीं, मैं हिंदी को भी बहुत अच्छे से प्रिपेयर करता हूँ। फाइनल गुड्स का मतलब अंतिम वस्तु। मध्यवर्ती, और इसको क्या लिखेंगे, सेवाएं। ये जो है ना, देखो ये जो है, ये टर्म को मैं इसलिए बताया क्योंकि ये चैप्टर्स में काम आएंगे, यूज आएंगे ना, इसीलिए मैं इस चैप्टर्स को मैं बात कर रहा था। यहाँ तक क्लियर हो जाना चाहिए भाई। तो पहले हम लोगों ने क्या किया, सिलेबस को पढ़ा, कितने टॉपिक्स पढ़ने हैं, फिर मैंने बेसिक्स कंसेप्ट को पढ़ा। अब हम लोग चैप्टर्स पे मूव करते हैं, और ये बेसिक जो मेन मेन है ना, उस पे वर्क करेंगे। यहाँ तक क्लियर है? चलो ठीक, मैं मान लेता हूँ क्लियर होगा। देखो मैं यूट्यूब पे डालूंगा, ये एडिट फेडिट मैं कुछ नहीं करूंगा। आप लोग इसका थोड़ा मैनेज करना, थोड़ा टाइम इधर उधर होगा, मैनेज करना। समझ रहे हो ना? देखो अब चलते हैं हम लोग टॉपिक्स वाइज कवर करते हैं। देखो वीडियो लंबा होगा, लेकिन ये चैप्टर पूरा एक दिन में कंप्लीट कर देंगे। आप बार बार रिवीजन करते रहना बस, और फालतू चीज पढ़ने की जरूरत नहीं है। फालतू चीज पढ़ोगे आपका टाइम वेस्ट होगा। कितना पढ़ लो बहुत है। नेशनल इनकम, अब यहाँ से शुरू होती है मेन चैप्टर, नेशनल इनकम। हिंदी में लिखेंगे इसको राष्ट्रीय आय। देखो आप सभी जानते होगे, ऐसा नहीं कि आप नहीं जानते होगे, मैं भी जानता हूँ कि आप सब जानते होगे कि इसका डेफिनेशन क्या होता है, लेकिन मैं अच्छे से इसको समझा देता हूँ। देखो किसी देश की, किसी देश की मैं बात कर रहा हूँ, भारत की नहीं, मैं किसी भी देश की मैं बात कर रहा हूँ। मैं पूरा अच्छे से लिखता हूँ, किसी देश के, किसी देश के, किसी देश के नागरिक, नागरिक, नागरिकों द्वारा, द्वारा एक निश्चित, निश्चित, निश्चित अवधि, अवधि, आमतौर पे 1 वर्ष लिया जाता है। ठीक है, जो वित्तीय वर्ष चलती है ना, उसी की बात होती है। 1 वर्ष में उत्पन्न, उत्पन्न सभी, सभी, देखो आ गया ना अंतिम वस्तु। मैं यह नहीं बताऊंगा कि अंतिम वस्तु क्या होती है, अंतिम वस्तु, अंतिम वस्तु। देखो मैं इसको अंडरलाइन कर रहा हूँ क्योंकि जो एमसीक्यू में आएगा ना, वहां पे ये टर्म लिखा रहेगा, तभी ऑप्शन में सिलेक्ट करना। और
सेवाओं, सेवा, सेवा मैं बता चुका हूं, सेवा क्या होती है, सेवाएं, सेवाओं का मौद्रिक मूल्य क्या है, यही है हमारा नेशनल इनकम। मतलब राष्ट्रीय आय। समझा भाई लोग? देखो क्या है, किसी देश के नागरिक द्वारा, किसी देश की मैं बात कर रहा हूं, देश कोई भी हो सकता है, किसी देश के नागरिक के द्वारा एक निश्चित अवधि की बात इसलिए हो रही ना कि जब भी कोई भी देश का नेशनल इनकम मेजरमेंट किया जाता है तो एक साल के पीरियड के लिए बात किया जाता है, वित्तीय वर्ष में उत्पन्न सभी अंतिम और सेवाओं का, अंतिम वस्तु और सेवाओं का जो मौद्रिक मूल्य, मौद्रिक मूल्य का मतलब ना रुपया में कन्वर्ट कर सकते हो या उसका कोई वैल्यू हो सकती है, वही की मैं बात कर रहा हूँ, उसी को बोला जाता है नेशनल इनकम। एक साल में देश का कुल कमाई भी आप बोल सकते हो, एक साल में देश का कुल कमाई, कुल कमाई जो है ना, वही हमारा क्या है, नेशनल इनकम है। अब देखो नेशनल इनकम में, देखो आपके दिमाग में चल रहा हो ना कि नेशनल इनकम में क्या होगा, क्या शामिल करेंगे क्या शामिल नहीं करेंगे। देखो ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछ दिए जाते हैं, जैसे बिहार दरोगा में तो नहीं पूछा है, लेकिन एसएससी में पूछा गया है। एसएससी आप सीजीएल का एग्जाम दिए होंगे तो उसमें पूछा गया, तो क्या बिहार दरोगा में नहीं पूछ सकता, क्या कोई मुहर मार दिया कि नहीं पूछेगा, पूछ सकता है भाई। देखो एक चीज होती है ना कि क्या शामिल करना है, मतलब शामिल क्या होती है, शामिल क्या होगा और शामिल क्या नहीं होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सिंपल है। शामिल क्या नहीं करेंगे, देखो देखो शामिल में क्या होगा, जो देश के नागरिक के द्वारा एक निश्चित अवधि में उत्पन्न सभी वस्तु और सेवाओं का जो मौद्रिक मूल्य होगा वो नेशनल इनकम होगा। शामिल क्या करेंगे, जैसे आप जॉब करते हो, सैलरी मिलेगा, क्या शामिल नहीं करेंगे, करेंगे भाई, वो आपका देश का इनकम है ना, तो वेतन शामिल करेंगे, करेंगे किराया, जैसे कोई रेंट लगाया है, जैसे मान लो आपका पटना में घर है और धड़ल्ले से आप रेंट लगाए हो, तो लगाए हो तो बहुत सारा पैसा आता, तो क्या वो देश के इनकम में आ रही है कि नहीं, बिल्कुल देश के इनकम में आ रही है। ब्याज, जैसे मान लो किसी ने क्या किया, बहुत सारे पैसे शेयर मार्केट में नहीं तो शेयर मार्केट छोड़ो, किसी को आपने पैसा दिया और इंटरेस्ट लिया, तो क्या वो ब्याज शामिल हो रहा, तो मिलेगा। और प्रॉफिट भी मिलती है, तो नेशनल इनकम में ही काउंट होती है। क्यों, क्योंकि हम लोग जो होती है ना नेशनल इनकम जो होती है वो नेट 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 नेशनल प्रोडक्ट का ही बात किया जाता है। आगे में हम लोग पढ़ेंगे कैसे होती है ये एनएनपी फैक्टर कॉस्ट पे ही हम लोग नेशनल इनकम को मेजर करता हूँ, ये ओरिजिनल नेशनल इनकम होती है, यही नेशनल इनकम होती है। ठीक है, ये होते हैं, मतलब शामिल करने की बात है, वेतन किराया ब्याज ये सब आप शामिल करते हो। शामिल क्या नहीं किया जाता है, तो शामिल में सबसे पहले आप इंटरमीडिएट गुड्स मतलब मध्यवर्ती चीज को आप शामिल नहीं करते हो, जैसे वो फाइनल तरफ, क्योंकि यहाँ पे क्या बात की गई है, यहाँ पे बात किया गया है अंतिम वस्तु का, तो अंतिम वस्तु जो चीज नहीं होगा उसको क्या शामिल करेंगे नेशनल इनकम में, नहीं करेंगे। जैसे आप, जैसे आपका स्कॉलरशिप मिला, नहीं करेंगे, वो आपका पैसा नहीं है, वो सरकार ने आपको दिया, तो नेशनल इनकम में कैसे शामिल करोगे। पेंशन, छात्रवृत्ति, बेरोजगारी भत्ता, सब्सिडी, ये सब नहीं शामिल करते हैं नेशनल इनकम में। जैसे आप लिख सकते हो पेंशन, आप कमाए हो नहीं, किसी ने दिया है, मतलब सरकार ने दिया, तो कैसे शामिल कर दोगे इसको। छात्रवृत्ति, छात्रवृत्ति, बेरोजगारी भत्ता जो बिहार सरकार दे रही है ना अभी, वो क्या, वो आपका इनकम है, अरे नहीं,
बेरोजगारी भत्ता, बहुत सारे ऐसे चीज है जो आप सोच सकते हो, मैं सारा चीज नहीं लिख पाऊंगा, लेकिन जैसे आप शेयर मार्केट खरीदते हो, बॉन्ड शेयर, जैसे शेयर मार्केट में नहीं देखते हो कोई एसआईपी इन्वेस्ट करता है, कोई बॉन्ड खरीद लिया किसी कंपनी का, कोई बॉन्ड खरीदा बेचा, वो सब क्या, जिससे ब्लैक मनी, ब्लैक मनी भी शामिल नहीं किया जाता, समझ रहे हो आप? ब्लैक मनी समझते हो ना, जैसे कैश में पैसा होती है, कैश, कैश मनी, कैश मनी, वो देश के लिए क्या है, ब्लैक मनी है, और वो देश के इनकम में शामिल नहीं किया जाता। जैसे जुआ आप खेला, रिश्वत लिया, रिश्वत, रिश्वत जैसे नहीं बोला जाता देश का सबसे हानिकारक चीज क्या है, रिश्वत लेना, तो भाई रिश्वत आप ले रहे हो तो सरकार के डाटा में नहीं जा रहा ना, जैसे मान लो आपने किसी से 10 लाख रुपया रिश्वत ले लिया किसी काम के लिए, तो आपका जेब में चला गया, सरकार के जेब में कहाँ गया, और सरकार में रिकॉर्ड में कहाँ गया, तो रिश्वत। तो आप देखो सीधा समझो, काला धन, तस्करी, जुआ, रिश्वत, पेंशन, छात्रवृत्ति, बेरोजगारी भत्ता, सब्सिडी। सबसे ज्यादा पूछा जाता है ना कि घर में हम लोग को जो वाइफ जो होती है, वाइफ बोले, सॉरी सॉरी, वाइफ, अरे मैं वाइफ की मैं बात कर रहा हूँ, जैसे माँ होती है, बहनें होती हैं, किसी की जो औरत होती है ना, वो घर में काम करती है, वो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी में शामिल हो जाता है, वो घर, घर का जैसे काम काज कर रहे हो, तो वो नेशनल इनकम में नहीं काउंट करोगे, पूछ देता है एग्जाम में कि एक औरत घर में काम कर रही है, बर्तन साफ कर रही है, बर्तन धो रही है, क्या नेशनल इनकम में काउंट करेंगे? सिंपल नहीं करेंगे, क्योंकि वो अपना काम कर रही है ना, वो नॉन एक्टिविटी में आ जाती है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर, समझ में आ गया होगा बहुत अच्छा से भाई। देखो मैंने नेशनल इनकम को अच्छे से समझा दिया, और ये डिफिनेशन आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में। क्या पूछेगा? किसी देश के नागरिक द्वारा एक निश्चित अवधि ईयर में उत्पन्न सभी अंतिम अंतिम वस्तु और सेवाओं का जो मौद्रिक मूल्य होगा, उसी को नेशनल इनकम बोलेंगे। मानो ना, तो ये एक साल में देश का कुल कमाई होता है, कुल कमाई, जिसमें वेतन को शामिल करते हैं, किराया करते हैं, ब्याज करते हैं, लाभ करते हैं, लाभ मतलब प्रॉफिट जो लेते हो, सब नेशनल इनकम में होती है। लेकिन अगर अब मैं पेंशन की बात करूं, छात्रवृत्ति की बात करूं, बेरोजगारी भत्ता की बात करूं, ब्लैक मनी की बात करूं, ये सब नेशनल इनकम में बात शामिल नहीं किया जाता। नेशनल इनकम समझ में आ गया? आगे चलते हैं। देखो मैं पूरा टॉपिक्स कवर करा दूंगा, बस इतना आपको एक बार अच्छे से रिवीजन कर लेना, फालतू चीज नहीं पढ़ना था, फालतू चीज पढ़ोगे कोई फायदा नहीं होने वाला। यहाँ तक क्लियर है ना अच्छे से? चलो अब आगे चलते हैं हम लोग। अब मेन मेन चीज देखो, ये आगे पढ़ते हैं। सबसे पहला कंसेप्ट ऑफ नेशनल इनकम में क्या क्या पढ़ना है, सबसे पहले पढ़ना है हम लोग को, आगे का टॉपिक्स है राष्ट्रीय आय का अवधारणा। देखो ये मतलब ना सीधा बोल सकते हो ना, कंसेप्ट ऑफ नेशनल इनकम। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है ना आपको अच्छे से? देखो कंसेप्ट ऑफ नेशनल इनकम, देखो सबसे पहले पढ़ना हम लोग को जीडीपी। जीडीपी इसका फुल फॉर्म क्या होती है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, हिंदी में लिख सकते हो सकल
घरेलू उत्पाद, ठीक है, यहां तक क्लियर। देखो जीडीपी क्या होता है समझते हैं। देखो जीडीपी क्या होती है, जीडीपी किसी देश की, किसी देश की सीमा, देखो यहाँ पे बाउंड्री की बात कर दिया गया, सीमा, सीमा मतलब बोल सकते हो ना इसको, हिंदी में इंग्लिश में बोल सकते हो डोमेस्टिक टेरिटरी, डोमेस्टिक टेरिटरी, डोमेस्टिक टेरिटरी के भीतर, भीतर भीतर एक वर्ष में, एक वर्ष में हमारा इंडिया का जो वित्तीय वर्ष है ना उसी की बात हो रही है, एक वर्ष में उत्पन्न सभी अंतिम वस्तु, अंतिम वस्तु और सेवाओं का, सेवाओं का मौद्रिक मूल्य, मौद्रिक मूल्य क्या होगा, यही जीडीपी होगा। देखो आप प्रश्न आता ना, मतलब इसमें देखो जीडीपी क्या है, जीडीपी में सिंपल है किसी देश के सीमा, डोमेस्टिक टेरिटरी के भीतर, समझ रहे हो ना, हमारे देश में जो भी उत्पादन हो रहा है, उत्पादन हो रहा है, सभी उत्पन्न, सभी अंतिम वस्तु, अंतिम वस्तु और सेवाओं का मौद्रिक मूल्य जो होगा वो क्या होगा, सकल घरेलू उत्पाद होगा, मतलब जीडीपी होगा। अब प्रश्न आती है ना कि क्या सर हमारे देश में विदेशी लोग भी तो काम करते हैं, क्या उसकी मैं जीडीपी में शामिल करूंगा, हाँ करोगे, क्योंकि वो देश के डोमेस्टिक टेरिटरी में ही काम कर रहे हैं, समझ रहे हो ना, चाहे उत्पादन भारतीयों ने किया हो चाहे विदेशियों ने, यहाँ पे लिख लो, इसमें इसमें चाहे उत्पादन भारतीयों ने किया हो, भारतीयों ने किया हो या विदेशी, भारत में रह के वो उसकी बात हो रही है, विदेशी जब तक देश के सीमा के अंदर हो, जैसे मान लो जापान का टोयोटा कंपनी सुना होगा, वो जापान का है, वो इंडिया में फैक्ट्री लगाया हुआ है, धड़ल्ले से बहुत सारे कार प्रोड्यूस कर रहे हैं, अंतिम वस्तु, क्या वो भारत के जीडीपी में शामिल होगा, बिल्कुल भारत के जीडीपी में शामिल होगा। यहाँ पे बोला गया ना, या तो वो भारतीयों के द्वारा या विदेशियों के द्वारा डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर जो भी वस्तु का अंतिम उत्पादन, अंतिम वस्तु और सेवाओं का मौद्रिक मूल्य हो रहा हो, वो जीडीपी में शामिल किया जाएगा। क्लियर, समझ रहे हो ना, जैसे भारत में जो है ना जापान, सॉरी टोयोटा या जापान जो सुजुकी कंपनी है, वो भारत में जीडीपी में शामिल होगा, बिल्कुल। जैसे मान लो कि कोई जैसे जापान का एक कंपनी है सुजुकी, सुजुकी ये बहुत सारे कार फैक्ट्री कार प्रोड्यूस कर रही है, भारत के अंदर की मैं बात कर रहा हूँ, क्या जीडीपी में शामिल होगा, बिल्कुल होगा, जीडीपी में शामिल करेंगे इसको, ठीक है, यहाँ तक क्लियर। मतलब एक बार और समझ लो, जीडीपी क्या होती है, जीडीपी मतलब ना किसी देश के सीमा, डोमेस्टिक टेरिटरी के भीतर एक वर्ष में उत्पन्न सभी अंतिम और सेवाओं का जो मौद्रिक मूल्य होगा वो जीडीपी होगा, चाहे वो भारतीयों के द्वारा उत्पादित किया गया हो या विदेशियों के द्वारा, सबको हम एक साथ कैलकुलेट करेंगे
और जीडीपी में शामिल करेंगे। क्लियर, समझ रहे हो ना? ठीक है, तो आगे हम नेक्स्ट पेज लेते हैं। अब आते हैं, देखो इसका, देखो घटक क्या है, जीडीपी का अगर घटक देखते हो तो क्या होती है। मैं इसका फॉर्मूला भी लिखूंगा क्योंकि एग्जाम में फॉर्मूला तो भी आ सकता है भाई। जीडीपी के घटक, अगर इसको इंग्लिश में आप लिखोगे तो कंपोनेंट ऑफ जीडीपी। ठीक है, देखो जीडीपी को, देखो एक चीज समझो, जीडीपी को जानते हो एक्सपेंडिचर मेथड से लिखा जाता है। जैसे जीडीपी का जो फॉर्मूला होती है ना, वो ये होती है, वो पूछ सकता है एग्जाम में, सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स प्लस ए, ये फॉर्मूला जीडीपी का होता है, जो एग्जाम में पूछा जा सकता है। एग्जामिनर चाह गया तो पूछ देगा। बहुत से क्या होंगे, 50,000 क्वेश्चन कर लेंगे और ये क्वेश्चन किए ही नहीं रहेंगे, क्योंकि एनसीईआरटी उन्होंने अच्छे से पढ़ा ही नहीं, तो किए नहीं रहेंगे। बोलेगा बा ये क्वेश्चन कहाँ से पूछ दिया, बौ बौ करते रहेंगे। देखो, तो ये फॉर्मूला होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप डबल स्टार लगा सकते हो, डबल स्टार ट्रिपल स्टार लगा लो, ये फॉर्मूला पूछा जा सकता है। देखो सी मतलब क्या होता है, सी मतलब होता है कंजप्शंस, कंजप्शंस, कंजप्शंस एक्सपेंडिचर। मतलब इसका हिंदी में बोल सकते हो, जो जैसे ना देश के द्वारा जो खर्च किया जाता है, जैसे परिवार के द्वारा, एक फैमिली है, परिवार के द्वारा, परिवार के द्वारा किया गया उपभोग, किया गया उपभोग, उपभोग मतलब समझ रहे हो, जो चीज आपने, जैसे अभी दशहरा का समय चल रहा है, बहुत सारी चीज आपने खरीदा होगा, टीवी, कूलर, पंखा, एसी, सब क्या है, कंज्यूम ही तो कर रहे हो। किसी ने मिठाई खरीदा होगा, किसी ने छेना खरीदा होगा, तो क्या है, सब कंजप्शंस में जा रही है ना, वो देश के जीडीपी में ही काउंट हो रहा है, क्योंकि आप देश के अंदर ही सारा क्रियाकलाप कर रहे हो। समझ रहे हो, जैसे ये हो गया। अब है इन्वेस्टमेंट, किसी ने इन्वेस्टमेंट किया, इन्वेस्टमेंट पे खर्च कर दिया, किसी ने फ्लैट खरीदा, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। मतलब ना जैसे किसी ने उद्योग लगाया, उद्योग, इंडस्ट्री लगाते हैं ना, उद्योग लगाया, मशीनें खरीद ली, इमारत खरीद ली, मतलब इमारत मतलब फ्लैट बोल सकते हो, लेकिन इंग्लिश के टर्म में हम लोग इकोनॉमिक्स में इमारत ही लिखेंगे। ठीक है, ये जी का मतलब होता है गवर्नमेंट, जो है ना गवर्नमेंट, देखो ये तो हम लोगों ने किया, कंजप्शंस किए, इन्वेस्टमेंट किया, गवर्नमेंट भी तो करती है ना, क्योंकि गवर्नमेंट टैक्स लेती है। गवर्नमेंट टैक्स लेगी तो टैक्स का क्या करेगी, टैक्स से क्या करेगी, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर करेगी ना, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर होगा, गवर्नमेंट के द्वारा एक्सपेंडिचर होगा, वो भी जीडीपी में काउंट करेंगे। जैसे सरकार के द्वारा क्या होगा, सड़क बनाया जाएगा, पुल बनाया जाएगा, स्कूल पे खर्च किया जाएगा, रक्षा पे खर्च किया जाएगा, बहुत सारे ऐसे चीजें ना जिस पे खर्च कर रही है, एजुकेशन पे, शिक्षा पे खर्च कर रही है, शिक्षा भी आप लिख सकते हो, शिक्षा पे जो खर्च कर रही है, और भी बहुत सारे फैक्टर है जिसपे ये गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर हो गया। अब है देखो एक्स, एक्स के द्वारा ना विदेश में बेचे गए माल, मतलब हम लोगों ने क्या किया, एक्सपोर्ट किया, एक्सपोर्ट,
एक्सपोर्ट किया, मतलब विदेश में बेचे गए माल, सीधा लिख सकते हो। विदेश में बेचे गए माल, माल बोला जाओ या सेवा, सेवाएं, ये सब क्या है, एक्सपोर्ट किया गया। अब जरूरी है, मैंने तो एक्सपोर्ट किया तो क्या है, इंपोर्ट भी तो होती है, इंपोर्ट भी तो होती है। तो इंपोर्ट मतलब होता है ना विदेश से खरीदे गए माल, इसको बोला जाएगा इंपोर्ट। हमने मंगाया मतलब विदेश से खरीदा गया माल या सेवा, सेवा भी लिख लेना। देखो थोड़ा बहुत इधर होगा, मैनेज करना, आप लिख लेना, नोट्स बना रहे होगे तो लिखना, नहीं तो अगर आप पढ़ रहे हो तो आपका रिवीजन हो जाएगा, ठीक है। ये होती है फॉर्मूला। अब देखो ये जो बना ना, देखो x माइनस ए, मतलब ना हमने कितना भेजा और कितना खरीदा, इसी को बोला जाता है नेट एक्सपोर्ट। इसको आप बोल सकते हो नेट एक्सपोर्ट, क्योंकि यही तो फाइनली हम लोग को रिजल्ट निकालना है ना। क्या बोलोगे, नेट एक्सपोर्ट, नेट एक्सपोर्ट, शुद्ध निर्यात कितना किया हम लोगों ने। फाइनली हमें क्या करना है, एक्सपोर्ट करना होता है। आप यही चाहोगे ना कि हम अधिक से अधिक माल किसी देश को भेजें, आत्मनिर्भर बने। मोदी यही बोलती है ना कि आप आत्मनिर्भर बनो, हर चीज को अपने देश में उत्पादन करो, उसका कंज्यूम करो, अगर ज्यादा हो जाए तो बेच दो। लेकिन ऐसा तो नहीं ना कि हमने कुछ उत्पादन ही नहीं किया, अमेरिका से, जापान से, चाइना से माल मंगा रहे हो, तो क्या होगा, देश में उसका नुकसान होगा ना, फायदा नहीं होती है, नुकसान होती है। बजट जब पढ़ेंगे ना तो बजट 3 तरह से पढ़ा जाता है, उसमें ये सब पढ़ने होती है। तो समझ में आ गया जीडीपी के घटक, ये फॉर्मूला अच्छे से याद रख लेना। और जीडीपी को मैंने बता दिया, जीडीपी क्या होती है, एक बार आप ध्यान से समझ सकते हो ना, जीडीपी क्या होती है आपने तो पढ़ लिया कि किसी देश के सीमा, डोमेस्टिक टेरिटरी के भीतर एक वर्ष में उत्पन्न सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के जो भी मौद्रिक मूल्य होगा वो क्या होगा, जीडीपी होगा। अब आती है ना कि जीडीपी में जो देश के अंदर बहुत सा कंपनियां हैं विदेशी, क्या वो काउंट होगा, बिल्कुल उसको भी हम काउंट करेंगे। तो जीडीपी हमारा कंप्लीट क्लियर हो गया। ये फॉर्मूला याद रखना, पूछा जाएगा, पूछा जा सकता है, पूछा जाएगा, एनसीईआरटी में दिया गया है, ठीक है। अब देखो एक चीज और पूछा जाता है कि भारत का जो जीडीपी का मापने का है ना, वो कौन करता है, एनएसओ करता है। लिख लो, शॉर्ट में लिख लो, मैं यहाँ लिख देता हूँ। अभी कौन मेजर कर रहा है, एनएसओ कर रहा है, एनएसओ मेजर करता है जीडीपी को। डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे कहाँ, बजट में। अभी जो इस चैप्टर के लिए नीड है, एग्जाम्स के लिए नीड है, बस उतना ही पढ़ लेना है, ज्यादा नहीं पढ़ना है, ज्यादा इकोनॉमिक्स में ज्यादा पढ़ना भी नहीं है। यहाँ तक क्लियर, आगे चलते हैं, ठीक है भाई, समझ रहे हो ना। तो वीडियो को लाइक कर देना, और थोड़ा सा आप लाइक सब्सक्राइब भी करना मेरे चैनल को, बहुत आपको बेनिफिट मिलने वाला है बिहार दरोगा के लिए। इतना जान लो कि आपका इकोनॉमिक्स में एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, कंफर्म मान लो। देखो अगला पढ़ना है हम लोग को जीएनपी। आपका सारा कंसेप्ट मैं क्लियर करा दूंगा, फालतूगिरी नहीं करना है यहाँ पे। यहाँ पे सिर्फ पढ़ाई की बातें होगी, क्योंकि दरोगा बनना ना, हर कोई चाह रहा है दरोगा बन जाए। सोचो ना, एक बार अगर आप दरोगा बन जाते हो, सोच लो क्या होगा। दूसरा है सकल, सकल राष्ट्रीय उत्पाद, उत्पाद। तो इधर उधर होगा, थोड़ा समझना, ऐसा नहीं कि मैं गलत लिख रहा हूँ। देखो इसको आप फुल फॉर्म क्या लिख सकते हो, ग्रॉस नेशनल
बिल्कुल। सोच रहे बाबू आप लोग दरोगा की तैयारी कर रहे हो, अगर दरोगा बन जाओगे क्या बात होगी, माँ बाप का नाम रोशन होगा, गर्व से कहोगे कि मैं एक दरोगा हूँ। और पता है दरोगा का पावर आप जानते ही होंगे, एक एक कलम से, एक सिग्नेचर से किसी का जिंदगी कहाँ से कहाँ पहुंच जाता है, सोच लो। तो देखो जीएनपी पढ़ते हैं, जीएनपी क्या होती है ये समझते हैं। जीएनपी का फुल फॉर्म ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट होता है, मीन्स सकल राष्ट्रीय उत्पाद। देखो ये क्या होती है, इसको कंप्लीट करते हैं। जीएनपी वह कुल कुल मौद्रिक, मौद्रिक समझते हो ना, जिसमें उसका हम मूल तय कर सकें, मूल, मूल है जो किसी देश के द्वारा, देश के नागरिक, नागरिक नेशनल, देखो यहाँ पे मैं नेशनल की बात कर रहा हूँ, नेशनल, नेशनल द्वारा, द्वारा एक वर्ष में, एक वर्ष में उत्पादित, उत्पादित, उत्पादित सभी अंतिम वस्तु, देखो मैंने अंतिम वस्तु ये सब समझा चुका हूँ शुरू में, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। और सेवा, सेवा का होता है, ठीक है। देखो यहाँ पे एक चीज समझना, थोड़ा सा यहाँ डिफरेंस है, ऐसा नहीं जीडीपी ही है। देखो सबसे पहले समझो, जी जीएनपी कुल मौद्रिक मूल्य है जो किसी देश के नागरिक नेशनल द्वारा एक वर्ष में उत्पादित, उत्पादित, मैं देखो यहाँ पे उत्पादित लिखा हूँ तो कुछ आप मत समझ लेना, उत्पादित, उत्पादित सभी अंतिम वस्तु और सेवाओं का होता है, मूल्य होता है। अब देखो यहाँ पे एक चीज समझ में आया कि देखो हमारे देश में जो काम कर रहे हैं वो तो मौद्रिक मूल्य में, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट में तो शामिल होगा, लेकिन जो लोग विदेश में काम कर रहे हैं भारतीय, क्या वो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट में शामिल होगा? बिल्कुल होगा। लेकिन जो देश में, जो देश में विदेशी काम कर रहे हैं वो क्या ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट में शामिल होगा? नहीं होगा। देखो ऐसे समझो, मैं इसको सिंपल भाषा में समझाता हूँ। जैसे मान लो ये हमारा इंडिया है और ये हमारा यूएसए है, ठीक है। इंडिया में तो इंडियन, इंडियन का जो भी होगा, मतलब ऑल इंडियंस का जो भी इंडियंस होंगे, इंडियन का जो भी काम होंगे इंडियंस का, वो इंडियंस का जो भी काम होंगे उस नेशनल प्रोडक्ट में तो शामिल होगा। लेकिन इंडिया में बहुत सारे लोग क्या हैं, विदेशी हैं, विदेशी, विदेशी हैं। वो जैसे मैंने आपको बताया ना जापान का सुजुकी, वो तो कंपनी चला रही है, बहुत सारे मारुति, क्या बोलते हो, मारुति सुजुकी को प्रोडक्शन कर रही है, क्या वो नेशनल जीएनपी में शामिल होगा? तो नहीं होगा, उसको शामिल हम नहीं करेंगे। लेकिन ऐसा तो है ना कि यूएसए में विदेशी रह रहे हैं, विदेशी, अब वो है इंडियन, तो भाई इंडिया है तो पैसा कहाँ भेजेगा? इंडिया में नहीं भेजेगा, तो उसको हम जीएनपी में शामिल करेंगे, जीएनपी में शामिल होगा, और ये जीएनपी में शामिल नहीं होगा। देखो इतना सिंपल ऐसे समझो कि जो हमारे देश में विदेशी लोग रह रहे हैं और प्रोडक्शन कर रहे हैं अंतिम वस्तु और सेवाओं का, वो जीएनपी में शामिल नहीं करेंगे। जो हमारे देश के विदेश में रह रहे हैं, जैसे यूएसए में कोई इंजीनियर है, कोई डॉक्टर है, कोई लॉयर है, और वो पैसा धड़ल्ले से कमा कमा के इंडिया में भेज रहे हैं, क्या वो जीएनपी में शामिल करेंगे? बिल्कुल उसको करेंगे। क्लियर? समझ आ गया? समझ आना चाहिए, मैं बहुत अच्छे से समझाया।
मैं इसको और आगे एक्सप्लेन करता हूँ नेक्स्ट नेक्स्ट स्लाइड में। देखो मैं बहुत अच्छे से समझा दे रहा हूँ भाव, ऐसे शायद आपने कभी पढ़ा होगा लेकिन देसी भाषा में नहीं पढ़ा होगा। मैं भी आप ही की तरह स्टूडेंट हूँ, ऐसा नहीं कि मैं कोई बहुत बड़ा रॉकेट चलाने वाला इंजीनियर हूँ। देखो जीएनपी में मैं क्या बताया, जीएनपी का मतलब क्या मैं बताया, पेन में ले लेता हूँ। देखो जीएनपी में मैंने क्या बताया, जीएनपी, जीएनपी में क्या होती है ना, जो भी काम जीडीपी में शामिल हो रहा हो तो होगा ही होगा। जीडीपी में क्या है, इंडियन लोग भी काम करे तो होगा ही होगा। लेकिन यहाँ पे एक नया टर्म जुटेगा, एन एफ आई ए, ये फॉर्मूला बनेगा जीएनपी का। आप कहोगे सर ये क्या है, देखो एन एफ आई ए का मतलब होती है, एन एफ आई ए इसका मतलब होता है नेट, नेट फैक्टर इनकम। देखो बहुत से लोग हिंदी मीडियम वाले होंगे ना, वो गाली दे रहे होंगे कि आप तो सारा इंग्लिश ही में पढ़ा रहे हो। अरे नहीं भाई, देखो आजकल मल्टी टैलेंट बनना पड़ेगा। देखो इकोनॉमिक्स एक ऐसा टर्म है ना कि आप अगर इंग्लिश में पढ़ लेते हो तो बहुत अच्छे से समझ जाओगे, हिंदी में थोड़ा लॉजिकल हो जाता है। ऐसे मैं हिंदी में सारे टर्म लिखना कोशिश करूंगा, लेकिन जीएनपी जीडीपी को हर बार हिंदी लिखना पॉसिबल नहीं होगा ना, इसीलिए मैं बात कर रहा हूँ। मैं भी बिहार बोर्ड से ही पढ़ा हूँ, मैं कोई सीबीएसई या आईसीएसई बोर्ड से मैं नहीं पढ़ा हूँ, लेकिन मैं मेहनत करता हूँ तो मेरा इंग्लिश सही हो गया। आप भी अगर कंटिन्यूअसली पढ़ोगे ना इंग्लिश मीडियम से, मतलब इंग्लिश को अच्छे से पढ़ते रहोगे तो आपको इजी लगने लगेगा। देखो क्या लिखा हुआ है, विदेश के, विदेश से नागरिक, नागरिक द्वारा अर्जित माइनस देश में विदेशियों द्वारा अर्जित आय। मतलब समझ रहे हो ना, विदेश में नागरिकों द्वारा, किसके द्वारा, इंडियन नागरिक के द्वारा। देखो यहाँ पे लिख दो इंडियन, बगल में लिख दो इंडियन, जो इंडियन लोग हैं ना उसके द्वारा जो इनकम हो रही है सो, और जो देश में विदेशी द्वारा, आउट ऑफ कंट्री द्वारा लोग रह रहे हैं ना वो उसके द्वारा, उसको हम माइनस कर लेंगे तो हमारा क्या बन जाएगा, जीएनपी बन जाएगा। तो इसका आप इस तरह से फॉर्मूला में कन्वर्ट कर सकते हो, जीएनपी क्या होगा, जीडीपी क्या था, सी था, आई था, जी था, एक्स था, एम था, ये तो जीडीपी का था ही। इसमें हम लोग और क्या ऐड कर लेंगे, एन एफ आई ए, ये ऐड कर लेंगे तो ये फॉर्मूला बन जाएगा। अब देखो आपको ये समझ में, इसकी बारे में बात कर रहा हूँ, देखो इसकी बात मैं ये कर रहा हूँ, इसकी मैं बात ये कर रहा हूँ कि ये विदेश में, विदेश में कौन, इंडियन जो काम कर रहे हैं सो, और देश में विदेशी जो कर रहे हैं उसको क्या करते हैं, माइनस कर देते हैं। तो ये हमारा NFIA बन जाता है, मतलब नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एबोर्ड। इसका मतलब समझ में आया ना, मतलब ना सिंपल ये होती है जीएनपी में, जीएनपी में जीडीपी को तो काउंट कर ही लेते हैं, लेकिन उसमें क्या था, जीडीपी में क्या था कि जो देश के नागरिकों द्वारा उत्पादन हो रहा था वो भी काउंट कर रहे थे, और विदेशी द्वारा भी हो रहा था वो भी काउंट कर दे रहे थे। लेकिन जीएनपी में ऐसा नहीं होता, जीडीपी का तो पूरा फैक्टर काउंट हो ही था, लेकिन जो विदेशी के द्वारा इनकम यहाँ कर रहे हैं देश में, हमारे देश में, उसको हटा देते हैं।
लेकिन जो हमारे देश के नागरिक भारत से बाहर रह के, जैसे यूएसए हो गया, बहुत सारे कंट्री है ना, चाइना, ऑस्ट्रेलिया, वहाँ जॉब कर रहे हैं, कोई इंजीनियर है, कोई डॉक्टर है, कोई लॉयर है, कोई बहुत सारे अदर सर्विसेज दे रहे हैं, और वहाँ से जो पैसा अर्न कर रहे हैं और हमारे देश में भेज रहे हैं, वो हमारे जीएनपी में कौन होगा। तो ये बहुत सिंपल है, समझ में आ गया होगा अच्छे से, इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। समझ में आ गया होगा ना भाई? बिल्कुल यार, इतना अच्छा समझा रहा हूँ, समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं। देखो आगे है, बोरिंग तो नहीं लग रहा है ना? देखो आगे जो है ना, वो है रियल। देखो एक चीज होती है, एक चीज समझ लो, जब जीडीपी की बात आती है ना, मैं जीडीपी की बात कर रहा हूँ, जीडीपी। जीडीपी में दो चीज सुनने को आपको देखने को मिलेगा। एक होता है नॉमिनल जीडीपी, नॉमिनल जीडीपी, और एक होता है रियल जीडीपी, रियल जीडीपी, सॉरी सॉरी, रियल जीएनपी की मैं बात कर रहा हूँ, जीएनपी और रियल जीएनपी, दो चीज। देखो जीएनपी दो पार्ट में हम लोग पढ़ते हैं, या तो नॉमिनल जीएनपी और रियल जीएनपी, रियल जीएनपी और नॉमिनल जीएनपी। देखो जो नॉमिनल जीएनपी होता है ना, वो करेंट प्राइस पे लिया जाता है, करेंट प्राइस पे। अब देखो करेंट प्राइस क्या होती है, आपको पता है ना, कि जैसे कोई कंपनी ने साबुन बनाया, तो साबुन बनाया, तो साबुन बनाने में क्या होगा, उसका फैक्टर कॉस्ट लगा होगा, गवर्नमेंट ने सब्सिडी दी होगी, तो गवर्नमेंट को इनकम टैक्स दिया होगा, ऐसे पूरा मिला के जो मार्केट प्राइस बनता है, मार्केट प्राइस जो मूल बनता है, वो नॉमिनल जीएनपी होते हैं। लेकिन जो रियल जीएनपी होता है ना, वो कांस्टेंट प्राइस पे होता है, कांस्टेंट प्राइस पे। कांस्टेंट प्राइस, कांस्टेंट प्राइस का मतलब होता है ना, यहाँ पे आप जो महंगाई होती है ना, इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन मतलब महंगाई, तो उसको हम हटा देते हैं। बस इतना जान लो आप, महंगाई को, महंगाई का जो असर पड़ता है ना, उसको हटा दिया जाता है। तो आपको पता होना चाहिए कि जो हमारा जीडीपी या जीएनपी होती है ना, वो बेस ईयर से मेजरमेंट किया जाता है। जैसे अभी हमारा बेस ईयर क्या चल रहा है, 2011-12 चल रहा है। तो जो हमारा देश का भारत सरकार है ना, वो महंगाई 2011-12 को बेस मान के कंसीडर करती है। अभी देखो 2025-26 चल रहा है, इसकी कंसीडर नहीं करते हैं। ये इकोनॉमिक्स का रूल है, इकोनॉमिक्स में बहुत सारे ऐसे फैक्टर होते हैं ना जिस पे बात किया जाता है, तो इसलिए मैं इस पे बात कर रहा हूँ कि नॉमिनल जीएनपी जो होती है ना, वो करेंट प्राइस पे बात होती है, और रियल जीएनपी जो होती है, जीएनपी, वो महंगाई, कांस्टेंट प्राइस पे होती है, जिसमें महंगाई का असर हटा दिया जाता है, जिसमें बहुत सारे टैक्स जो होती है वो हटा दिया जाता है, जैसे नहीं टैक्स वगैरह वो सब हटा दिया जाता है। बस इतना आप जान लो, ठीक है, यहाँ तक क्लियर। अब आगे चलते हैं। मजा आ रहा है आपको पढ़ने में कि बोरिंग लग रहा है? अरे बोरिंग नहीं लग रहा होगा, इतना अच्छा से मैं समझा दे रहा हूँ आपको। बुक बुक में ऐसे नहीं मिलेगा भाई। और देखो ये पढ़ लो आप, और नोट्स अगर आप बनाए हो तो उसको कंपेयर करना नोट्स से, और अभी तक आपने इकोनॉमिक्स पढ़ा है उससे कंपेयर करना। क्योंकि अभी जो आप पढ़ रहे हो ना, 3 महीना है, 3 महीना में वही चीज पढ़ना है जो हमारे एग्जाम के लिए सफिशिएंट है। क्योंकि समय कम है, समय कम रहने के बाद पता ही चलता है कि क्या होती है आगे। देखो अब है ने, इसके बारे में पढ़ेंगे, एन एन पी।
एनएनपी मतलब नेट नेशनल प्रोडक्ट, ठीक है, ये है फुल फॉर्म। इसको हम लोग बोलेंगे शुद्ध शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। देखो एक चीज समझना, अभी तक देखो हम लोगों ने क्या पढ़ लिया है, जीडीपी पढ़ लिया है, समझ में आ गया होगा। जीडीपी क्या होता है, किसी भी देश में जो एक वर्ष में कुल उत्पादन और सेवाओं का जो मौद्रिक मूल्य होता है वो जीडीपी होता है। जीडीपी में एक चीज होती है, या तो वो विदेशी के द्वारा भी उत्पादन किया जा रहा हो, उसको भी हम लोग काउंट कर लेते हैं जीडीपी में। लेकिन जैसे भी जीएनपी आता है तो जीएनपी में क्या होती है, जीडीपी को तो काउंट किया जाता है, लेकिन जो हमारे देश में विदेशी लोग रह रहे हैं, वो कमा रहे हैं, उसको हम लोग काउंट नहीं करते हैं। लेकिन जो हमारे देश से बाहर बहुत से लोग रह रहे हैं, यूएसए में, ऑस्ट्रेलिया में, चाइना में, वहां पैसा कमा रहे हैं और देश में भेज रहे हैं, वो जीएनपी में शामिल होता है, जीएनपी में शामिल होती है, ठीक है। तो ये हम लोगों ने दो चीज को अच्छे से पढ़ लिया था, और नेशनल इनकम हम लोगों ने अच्छे से पढ़ लिया था। इतना हम लोगों ने अच्छे से पढ़ लिया और समझ में भी आ गया होगा। अब आती है एनएनपी, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। देखो ये क्या होती है, इसको समझते हैं। एनएनपी वह कुल मौद्रिक मूल्य है जो किसी देश के नागरिक साल भर मतलब समझते हो ना, एक वर्ष में, एक ईयर में उत्पादन करते हैं। देखो यहाँ पे एक चीज समझना, देश के अंदर प्लस विदेश में, उसमें भी यहाँ पे वही चीज को शामिल करेंगे। मतलब ना इसमें ये भी शामिल होगा, ऐसा नहीं जीएनपी की तरह है, मतलब देश का तो शामिल करेंगे इंडिया का नागरिक वाला शामिल तो होगा, लेकिन जो विदेश में रह रहे हैं, विदेश में रह रहे हैं, इंडियन, उसको भी शामिल किया जाएगा। लेकिन और इसमें मशीनों, इमारतों का घिसाई को घटा लेंगे। घिसाई मतलब जो है ना, डिप्रिसिएशंस को हम लोग माइनस कर देंगे, घटा दी जाती है। देखो मैं भी इंग्लिश बोलने में कंफ्यूज हो रहा हूँ, ऐसा नहीं है मेरा इंग्लिश सही है, देखो मैं भी ये वर्ड को बोलने में हिचकिचा जा रहा हूँ, जाती है। देखो मतलब ना, एनएनपी का मतलब होती है वो मौद्रिक मूल्य जो किसी देश के नागरिक ने साल भर में, एक ईयर में उत्पादित करते हैं, चाहे वो देश में कर रहा हो या विदेश में, जो इंडिया से बाहर रह रहा हो, जैसे यूएसए में बाहर रह रहा हो, वो लेकिन इसमें क्या होती है ना, डिप्रिसिएशंस को घटा दिया जाता है। मतलब सीधा लिख सकते हो, एनएनपी जो होती है वो जीएनपी में से माइनस कर देते हैं डिप्रिसिएशंस को, ये फॉर्मूला बन जाता है।
ये काफी इंपॉर्टेंट फार्मूला। आप देखो इसके बारे में मैं आगे बहुत सारी चीज बताऊंगा, क्योंकि ये यहाँ से एक दरोगा में पूछा गया था क्वेश्चन। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर हो गया, यहाँ तक समझ में आ गया। देखो फिर से समझो, फिर से रिवीजन करता हूँ। देखो पहले तो हम लोगों ने नेशनल इनकम पढ़ा। नेशनल इनकम क्या होता है भाई, लोग बता सकते हो? कैसे बताओगे, आप तो वहाँ पढ़ रहे होगे, मतलब रूम में या कहीं पे भी। देखो नेशनल इनकम क्या होती है, एक वर्ष में किसी देश के द्वारा उत्पादित अंतिम वस्तु और सेवाओं का जो मौद्रिक मूल्य होता है, वो नेशनल इनकम होता है। बिल्कुल। फिर हम लोगों ने पढ़ा जीडीपी। चलो अगले पेज में हम रिवीजन कराता हूँ, ठीक है। मैं अगले अगले पेज में पूरा रिवीजन कराता हूँ, फिर यहाँ पे आता हूँ, ठीक है। देखो मैं रिवीजन करा देता हूँ, क्योंकि फिर कंफ्यूजन नहीं होगा ना। देखो हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया, रिवीजन में कराता हूँ, 5 मिनट में रिवीजन करा देता हूँ ताकि कंफ्यूजन क्लियर हो जाए। सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा नेशनल इनकम। नेशनल इनकम देखो, मैं पूरा डिटेल नहीं लिखूंगा, सिर्फ मैं समझाऊंगा रिवीजन के लिए। देखो नेशनल इनकम क्या होता है कि किसी भी देश द्वारा उत्पादित एक वर्ष में अंतिम वस्तु और सेवाओं का जो मौद्रिक मूल्य होगा, वही क्या होगा, नेशनल इनकम होगा। पढ़ लिया। फिर हम लोगों ने पढ़ा जीडीपी। जीडीपी क्या होता है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। मतलब किसी देश द्वारा एक वर्ष में उत्पादित अंतिम वस्तु और सेवाओं का जो मौद्रिक मूल्य होगा, वो जीडीपी होगा। लेकिन इसमें क्या हो गया, इसमें हम लोगों ने विदेशी लोगों को भी काउंट कर लिया, क्योंकि विदेशी लोग भी, बहुत से लोग यहाँ पे इंडस्ट्री लगाए हुए हैं ना, तो उसका भी पैसा जीडीपी में काउंट हो जा रहा है। ठीक है। फिर हम लोगों ने पढ़ा जीएनपी। जीएनपी क्या होता है, जीएनपी में किसी देश द्वारा अंतिम वस्तु और सेवाओं का जो मौद्रिक मूल्य होगा, सो काउंट करेंगे। लेकिन इसमें क्या होगा ना, इसमें विदेशी को माइनस कर लेंगे, इसमें विदेशी को हम लोग माइनस कर देंगे, जो विदेशी माइनस कर लेंगे। और जो इंडियन है, इंडियन है जो विदेश में रह रहे हैं, जैसे यूएसए में, अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में, उसको प्लस कर लेंगे। तो ये क्या बन गया, ये हमारा बन गया जीएनपी। जीएनपी बन गया। मतलब अगर आप जीएनपी लिखना चाहोगे ना, तो ऐसे नहीं लिखोगे, ये गलत हो जाएगा, ऐसे लिखना होगा। जीएनपी बराबर लिखना होगा, जीडीपी तो चलेगा ही चलेगा, क्योंकि वो तो मेरे देश में आ ही रहा, प्लस माइनस कर देंगे विदेशी। पूरा मैं फॉर्मूला लास्ट में लिखाऊंगा सबका। विदेशी को माइनस कर लेंगे, और विदेशी किसको, जो इंडिया में रह रहे हैं, इंडिया में पैसा कमा रहे हैं, उसको माइनस कर लेंगे, और प्लस उसको करेंगे जो इंडियन है बट कहाँ रह रहे हैं, विदेश में रह रहे हैं, उसको प्लस कर लेंगे। तो ये हम लोगों ने पढ़ा था। नेशनल इनकम पढ़ लिया अच्छे से, जीडीपी क्या होता है हम लोगों ने पढ़ लिया, जीएनपी पढ़ लिया। अब हम लोग पढ़ रहे थे एनएनपी, इसी के बारे में मैं बताया था। एनएनपी क्या होती है, एनएनपी होती है ना, इसको क्या बोला जाता है, नेट नेशनल प्रोडक्ट। नेट नेशनल प्रोडक्ट। इसमें क्या होती है ना, इसमें जीएनपी तो शामिल होता ही होता है, शामिल तो होता ही होता है, लेकिन और इसमें जो कंडीशन है ना, सब इसमें शामिल होगा। विदेशी जो इंडिया में रह रहे हैं उसको तो माइनस करना ही पड़ेगा, प्लस जो इंडिया के विदेश में रह रहे हैं वो तो प्लस करेंगे ही करेंगे। लेकिन इसमें क्या हो जाएगा, इसमें डिप्रिसिएशन को माइनस कर लेंगे। मतलब मशीन वाले जो होती है ना, मशीन का घिसावट, इमारत का घिसावट, ये सब का हम लोगों ने माइनस कर लिया।
तो ये तब अभी तक हम लोगों ने ओवरव्यू दिया। देखो मैं ऐसे ही रिवीजन करा रहा हूँ, मैं पूरा नोट्स जब आपको मैं फार्मूला लिखाऊंगा ना तो आपको पूरा समझा दूंगा अच्छे से। नेशनल इनकम पढ़ लिया क्या होती है, जीडीपी पढ़ लिया क्या होती है, जीएनपी क्या होता है हम लोगों ने पढ़ लिया, समझा दिया। जीएनपी क्या होती है, जीडीपी में विदेश के द्वारा जो विदेशी जो लोग यहाँ रह रहे हैं इंडिया में और पैसा कमा रहे हैं उसको तो माइनस कर लेंगे, और जो बाहर से हमारे देश के जो बाहर लोग रह रहे हैं जैसे यूएसए में, ऑस्ट्रेलिया में, चाइना में, उसकी हम पैसा को प्लस करेंगे, जीएनपी हो गया। एनएनपी में क्या होगा, जीएनपी का सारा रूल यहाँ पे फॉलो होगा, मतलब जीएनपी रहेगा, विदेशी वाले जो लोग हैं उसको घटाएंगे, जो इंडिया विदेशी में रह रहे हैं वो प्लस करेंगे, लेकिन यहाँ पे माइनस क्या करेंगे, डिप्रिसिएशन को माइनस कर लेंगे। यहाँ तक हम लोगों ने रिवीजन किया। क्लियर, यहाँ तक समझ में आ गया भाई? समझा नहीं समझा? समझ गए होगे, मैं बहुत अच्छे से समझाया। आगे पेज में मैं इसको और मैं इसको देखो इसी को मैं और अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ से बिहार दरोगा में एक क्वेश्चन पूछा था जो मैं अभी इसका एक्सप्लेनेशन करता हूँ जो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। क्लियर, बिल्कुल क्लियर होना चाहिए भाई। दरोगा की तैयारी कर रहे हो तो इतना तो आपको माइंड फास्ट करना ही पड़ेगा। क्या सोच रहे हो दरोगा आप बन जाओगे, क्या होगा, वर्दी रहेगी, डबल स्टार होगा, रुतबा, मान सम्मान, क्या होता है वो सब अभी मत सोचो भाई। इमोशन में आप पढ़ाई नहीं कर पाओगे, अभी आप जटिल बनो और दिन रात मेहनत करो और उखाड़ फेंको दरोगा को। इस बार मैं आपको पूरा टॉपिक्स कवर करा दूंगा, इकोनॉमिक्स का, सब का, मैं सारे चैप्टर्स को करा दूंगा। देखो टाइप्स ऑफ एनएनपी की बात करते हैं। एनएनपी समझ रहे हो ना, एनएनपी क्या होती है, मैं लिख देता हूँ, नेट नेशनल प्रोडक्ट। इसका मतलब हिंदी में भी लिख दूं, हाँ हाँ हिंदी भी लिखना पड़ेगा भाई, बहुत से लोग हिंदी मीडियम में है ना समझ नहीं पाएंगे। राष्ट्रीय उत्पाद, ये है। देखो देखो इसको दो तरीका से हम लोग मेजरमेंट करते हैं, यहीं से एक दरोगा में क्वेश्चन पूछा गया था। जो देखो एनएनपी जो होती है ना, एनएनपी एक मार्केट प्राइस पे मेजरमेंट किया जाता है, और एन एन पी जो होती है एक फैक्टर कॉस्ट पे किया जाता है, समझना। मतलब एनएनपी एट मार्केट प्राइस, ये मार्केट प्राइस पे मेजर करते हैं, और ये किस पे करते हैं, फैक्टर कॉस्ट पे, फैक्टर कॉस्ट पे, ठीक है, मार्केट प्राइस पे। ठीक है, देखो देखो मार्केट प्राइस पे क्या होती है ना कि इसमें इनडायरेक्ट टैक्स और सब्सिडी को शामिल कर लिया जाता है। इनडायरेक्ट टैक्स को मतलब इसमें क्या होते हैं ना, मार्केट प्राइस पे क्या होती है ना, इनडायरेक्ट टैक्स और सब्सिडी। सब्सिडी मतलब समझते हो ना। देखो अब इतना टाइम नहीं है कि मैं आपको समझाऊं, लेकिन मैं आपको सिंपल समझाता हूँ। जैसे आपने मान लो बहुत बड़ा कंपनी खोला और आपका कंपनी लॉस में चला गया, तो सोचो कंपनी लॉस में चला गया तो आपकी कंपनी में लगभग 200 बंदे काम कर रहे थे, तो उसकी तो नौकरी चली जाएगी। तो क्या होगा, सरकार को टैक्स नहीं दे पाएगा क्योंकि वो भी तो टैक्स दे रहा था इनकम का, तो सरकार को भी लॉस, पब्लिक को भी लॉस और देश को भी लॉस। तो सरकार क्या करती है ना, बोलती है भाई उस कंपनी को पास जाके बोलती है कि भाई तुम कंपनी में लॉस किस कारण से हुआ वो तुम समझो, तुम ये समझो कि मैं क्या कर सकता हूँ। तो कंपनी बोलती है सरकार को, भैया हमको इससे मतलब लॉस को कवर करने के लिए मुझे 500 करोड़ की जरूरत पड़ रही है,
आप अगर सपोर्ट कर देते हैं तो बहुत मैं फिर से खड़ा हो जाऊंगा। तो सरकार बोलती है ठीक है भाई, मैं आपको 500 रुपया सब्सिडी के तौर पे मैं देता हूँ। आप देखो, जब गवर्नमेंट सब्सिडी के तौर पे 500 करोड़ रुपया देती है ना, तो बहुत सारे ये टर्म एंड कंडीशंस अप्लाई कर देती है, वो अलग चीज है, उतना डीप में नहीं जाना, वो कर देती है, वही सब्सिडी होती है। आप जैसे देखते हो ना, जैसे हम लोग को आपने देखा होगा, किसान को जो खाद मिलती है वो पता है, जब वो कंपनी, पता है वो प्राइस कितना में, 3600 से 3800 रुपया लगाती है, लेकिन फार्मर को कितना मिलती है, 1600 रुपया में, 1600 रुपया में। तो 1500 रुपया जो गैप हो रहा है, वो गवर्नमेंट क्या करती है, किसको दे देती है, कंपनी को दे देती है पैसा। यही बोला जाता है सब्सिडी। तो सब्सिडी देखो, कंपनी को पैसा दे रही है गवर्नमेंट, लेकिन सब्सिडी के फॉर्म में किसान को मिल रहा है, इस तरह से सब्सिडी होता है। समझ में आ गया। देखो फैक्टर कॉस्ट में क्या होती है ना, फैक्टर कॉस्ट में क्या होती है, इसमें देखो, इसमें इसमें क्या है, मार्केट मार्केट प्राइस में इनडायरेक्ट टैक्स को और सब्सिडी को काउंट कर रहे हैं। लेकिन मार्केट प्राइस में क्या होती है, मार्केट प्राइस में ऐसा नहीं होता, मतलब फैक्टर कॉस्ट में ऐसा नहीं होता। इसमें क्या होती है, एनएनपी ऑफ फैक्टर कॉस्ट में मार्केट प्राइस पे ही लिया जाता है, मतलब एनएनपी को, एनएनपी जो होती है मार्केट प्राइस, उसमें क्या करते हैं हम लोग, जो टैक्सेस होती है ना, टैक्सेस उसको माइनस कर देते हैं और सब्सिडी को प्लस कर देते हैं, और बहुत अच्छा यहाँ से रिजल्ट मिलता है। पता है ये जो रिजल्ट मिल रहा है ना, यही रियल इनकम होता है, एक्चुअल इनकम, और इसी से मेजर किया जाता है नेशनल आय। तो दरोगा में पूछा गया था यहाँ से क्वेश्चन, क्या पूछा गया था कि नेशनल इनकम को किस पे मेजर करते हैं, तो नेशनल इनकम को मेजर किया जाता है नेट नेशनल प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर कॉस्ट पे, वही हमारा नेशनल इनकम होता है। क्लियर, आप इसको अच्छे से समझ लो। मैंने क्या समझाया, मैंने पहले तो एनएनपी को समझाया, एनएनपी आपको समझा दिया। एनएनपी दो फैक्टर से मेजर करते हैं, एक तो मार्केट प्राइस पे किया जाता है, एक फैक्टर कॉस्ट पे किया जाता है। अब देखो आपके दिमाग में आ रहा होगा फैक्टर कॉस्ट क्या होती है। इकोनॉमिक्स को आप अगर आपने बेसिक्स थोड़ा बहुत पढ़ा होगा तो फैक्टर कॉस्ट आप समझ रहे होगे। फैक्टर कॉस्ट जानते हो क्या होती है ना, जैसे कोई भी चीज उत्पादन करने के लिए क्या होती है, उत्पादन करने के लिए क्या चाहिए, क्या चाहिए, वेतन, किराया, ब्याज, प्रॉफिट, ये सभी तो है, उसी पे मेजर करते हैं। तो बहुत आसान हो जाता है इससे मेजर करना। समझ रहे हो आप, क्लियर है, यहां तक क्लियर हो जाना चाहिए भाई, यहां तक कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, कंफ्यूजन फिर से समझो। देखो एनएनपी को दो तरीका से मेजर करते हैं, एक तो एनएनपी ऑफ मार्केट प्राइस से करते हैं, जिसमें से इनडायरेक्ट टैक्स और सब्सिडी को काउंट किया जाता है। लेकिन जब एनएनपी ऑफ फैक्टर कॉस्ट पे करते हैं, तो एनएनपी ऑफ मार्केट प्राइस तो रहेगा, उसमें से टैक्स को माइनस कर लेते हैं और सब्सिडी को प्लस कर लेते हैं। तो इससे क्या होता है ना, हमें नेट नेशनल इनकम मिल जाता है, यही इसी से मेजर किया जाता है। नेट नेशनल प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर कॉस्ट से ही हम लोग नेशनल इनकम को मेजर करते हैं। बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा, यहाँ तो कोई कंफ्यूजन आपको नहीं होना चाहिए। समझ में आ गया यहाँ तक, कोई कंफ्यूजन, ठीक है, आगे चले। रिवीजन भी मैं करा दूंगा। रिवीजन क्या, आप अगर पढ़ ले हो तो मैं रिवीजन ही तो करा रहा हूँ। देखो बहुत से लोग को लगता होगा ना कि ये बकवास है, लेकिन ऐसा नहीं है भाई, ये जो तुम्हारा पढ़ रहे हो ना, ये एग्जाम में जाके डायरेक्ट छप जाएगा। और इधर उधर की बातें, आप 50,000 क्वेश्चन, 60,000 क्वेश्चन कर लोगे, वो सब बकवास वाली बात है, एक भी क्वेश्चन वहां से नहीं मिलता है एग्जाम में। क्योंकि जो चीज वही पढ़ो जो एग्जाम्स के लिए सफिशियंट हो, ठीक है। तो देखो रिवीजन करते हैं, सबसे पहले रिवीजन करना बहुत जरूरी है, 5 मिनट। देखो सबसे पहले हम लोगों ने रिवीजन में क्या क्या पढ़ा,
मैंने गुड्स के बारे में बताया, हम शुरू से मैं रिवीजन करा रहा हूँ। गुड्स क्या होती है, आपको मैंने बताया गुड्स वो चीज होती है ना जो भौतिक रूप से आपको छू सकते हो, कंज्यूम कर सकते हो, जैसे मोबाइल, कपड़ा, क्या हो गया, लैपटॉप, पेन, कॉपी, सब क्या है, गुड्स है। फिर मैंने आपको बताया फाइनल गुड्स। फाइनल गुड्स क्या होती है, फाइनल गुड्स वो चीज होती है ना जिसको आप उपयोग करने के लिए आप तैयार हो चुके हो, समझ रहे हो ना, तैयार हो चुके हो उपयोग करने के लिए पूरी तरीका से फाइनल गुड्स में, जैसे कार, मोबाइल, ये सब फाइनल गुड्स है। अब कहोगे कैसे, अरे भाई जब शोरूम में तुम जाते हो कार खरीदने तो क्या एक टायर नहीं रहता है खरीद लेते हो, ऐसा नहीं है, पूरा फाइनल रहता था, न्यू चैंपियन रहता, आप बोलते हो फाइनल गुड्स है चलो मैं खरीद लेता हूँ, ये फाइनल गुड्स होती है। फिर मैंने आपको बताया इंटरमीडिएट गुड्स। इंटरमीडिएट गुड्स क्या होती है, इंटरमीडिएट गुड्स क्या होती है, इंटरमीडिएट गुड्स उसको बोला जाता है जो मध्यवर्ती है, मतलब ना फाइनल नहीं बनाया अभी। जैसे आटा, आटा को कोई खा नहीं सकता लेकिन आटा से अगर रोटी बन गया तो फाइनल गुड्स बन गया, आटा से अगर वो ब्रेड बन गया फाइनल गुड्स बन गया, आटा से अगर वो समोसा बन गया तो फाइनल गुड्स हो गया, समझ रहे हो ना, तो ये फाइनल गुड्स है। आटा फाइनल गुड्स में काउंट नहीं करते, तो ये इंटरमीडिएट गुड्स हो गया। ठीक है, यहाँ तक हम लोगों ने समझ लिया था। ठीक है भाई, यहाँ तक क्लियर है। ये सब हम लोगों पढ़ने के बाद हम लोगों ने सीधा आ गए थे नेशनल इनकम क्या होता है। नेशनल इनकम हम लोगों ने क्या पढ़ा था, बता, आप कैसे बताओगे, मैं ही बताता हूँ। देखो नेशनल नेशनल इनकम जो था, किसी भी देश में, किसी भी देश में किसी किसी भी देश के नागरिकों द्वारा उत्पादित अंतिम वस्तु और सेवाओं का जो मौद्रिक मूल्य होगा एक वर्ष के अंदर, वही नेशनल इनकम होगा, हम लोगों ने पढ़ा था। फिर जब नेशनल इनकम हम लोगों ने पढ़ लिया था तो जीडीपी के बारे में पढ़ा था। जीडीपी, जीडीपी क्या होती है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। इसमें क्या होती है ना, सेम नेशनल इनकम ही का ही डिफिनेशन है, बस इसमें चेंज ये कर देते हैं, मतलब इसमें ये भी है कि एक वर्ष में किसी देश के नागरिक द्वारा उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का जो मौद्रिक मूल्य होगा वो जीडीपी होगा। लेकिन यहाँ पे प्रश्न उठता ना कि हमारे देश में विदेशी लोग भी तो रहते हैं, क्या उसकी भी मैं काउंट करूंगा, बिल्कुल उसको भी हम लोग काउंट इसमें कर लेंगे। जैसे जापान का सुजुकी कंपनी, यहाँ पे बहुत सारे मारुति सुजुकी प्रोडक्शन करती है और फाइनल गुड्स तैयार करके बेचती है, तो क्या जीडीपी में शामिल करेंगे, हाँ बिल्कुल करेंगे। फिर हम लोगों ने पढ़ा था जीएनपी। जीएनपी, जीएनपी देखो जीएनपी में क्या था, जीडीपी तो काउंट होगा ही होगा, लेकिन यहाँ पे जो विदेशी कंपनी जैसे मारुति सुजुकी की है उसको मैं यहाँ अब हटा दूंगा, यहाँ पे मैं उसको हटा दूंगा, क्यों, क्योंकि ये बाहरी है, और मैं उसको काउंट करूंगा जो विदेश में भारतीय लोग रह रहे हैं, जैसे अमेरिका में इंडियंस रह रहे हैं ना, ऑस्ट्रेलिया में रह रहे हैं, उसको मैं काउंट कर लूंगा, तो मैं उसकी मैं यहाँ पे काउंट कर लूंगा, मतलब मैं लिख देता हूँ इंडिया को विदेशी मैं लिख देता हूँ, वहां पे मैं काउंट कर लूंगा, ये जीएनपी था। फिर मैंने आपको बताया था कि एनएनपी क्या होती है, एनएनपी, सॉरी सॉरी, पहले फिर मैंने क्या बताया था, फिर मैंने आपको बताया था क्या बताया था, जीएनपी, फिर मैंने आपको बताया था एनडीपी, एनडीपी, एनएनपी डायरेक्ट नहीं बताया था, एनडीपी बताया था, एनडीपी, एनडीपी याद करो, एनडीपी। ठीक है, यहां तक क्लियर है। हाँ एनएनपी मैंने बताया था, एनएनपी, एनएनपी बताया था। एनएनपी क्या होती है, एनएनपी होती है मतलब ना कि हम लोग जीएनपी का तो सारा काउंट करेंगे लेकिन उसमें क्या करेंगे, डिप्रिसिएशंस को माइनस कर देंगे, ये था, ये हम लोगों ने पूरा अभी तक अच्छे से रिवीजन कर लिया। यहाँ तक क्लियर होना चाहिए, यहाँ तक किसी भी तरीका का प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, बस अब थोड़ा सा और है उसके बाद खत्म हो जाएगा ये चैप्टर। ठीक है,
हाँ देखो, अब हम लोगों ने पढ़ लिया था, इतना पढ़ लिया था, सारे फैक्टर्स पढ़ लिए, मतलब अगर मैं बात करूँ ना तो इतना हम लोगों ने कवर कर लिया था। अब मैं इसको नेक्स्ट क्लास में मैं आपको पढ़ाऊंगा, नेक्स्ट में। अभी इतना ही रहने देते हैं, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा ना तो फिर दिक्कत होगा, समझ रहे हो आप। देखो मैं ड्यूरेशन देख लेता हूँ, तो 1.5 घंटे का वीडियो हो गया है, तो मैं अभी इसको रहने देता हूँ, आगे जो बचेगा ना टॉपिक उसको मैं कवर कराऊंगा। धन्यवाद भाई।